वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका राजभाषा यानी कि आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो इसमें पॉइंट ये है आपका याद करने वाली चीज़ें कि राजभाषा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 344 में है, ठीक है ना। और जो पहला राजभाषा आयोग था इसका गठन वर्ष 1955 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बी.जी. खेर, ठीक है। और जो राजभाषा आयोग होता है इसमें एक अध्यक्ष होता है और जो संविधान में 22 भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं के जानकार लोग इसके सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो एक आपका अध्यक्ष और आपके 22 इसके सदस्य हो जाते हैं, 22 भाषाओं के जानकार जो होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है इससे राजभाषा आयोग का गठन होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो लास्ट में आपकी जोड़ी गई थी डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो ये 4 भाषाएं जो हैं लास्ट में जोड़ी गई थी किस संविधान संशोधन के द्वारा? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। इसके बाद जो है संविधान में संख्या बढ़कर हो गई भाषाओं की कितनी? तो 22 भाषाएं। तो ये आपकी 22 भाषाएं यहाँ पर हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी 22 भाषाएं यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले जब आपका संविधान लागू हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं थी, ठीक है। फिर बाद में अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा जो है इनमें भाषाओं को जोड़ा गया और अब वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। संविधान की किस अनुसूची में भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में ये भाषाएं शामिल की गई हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया 8वीं अनुसूची, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछा गया है कि संविधान में जो भाषाएं हैं ये किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में। सबसे लास्ट में जो है आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन से, तब ये आपकी 22 हुई हैं, ठीक है ना। इसमें और भी संविधान संशोधन नीचे आपको मिलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? तो जो आपके भाषाई अल्पसंख्यक हैं, ठीक है ना, उन बच्चों को उनकी मातृभाषा यानी कि जो भाषा वो बोलते हैं उसमें जो है उन्हें प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था ये अनुच्छेद 350 का में कही गई है। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? तो अभी आपको बताया गया सबसे लास्ट में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है ना, वर्ष 2003 में। और कौन सा संविधान संशोधन था अभी आपको बताया गया? तो 92वां संविधान संशोधन। सबसे लास्ट में आपका भाषा संबंधी संशोधन ये था आपका 92वां संविधान संशोधन। इसी में जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। इसके अलावा जो है 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। और इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोकड़ी और मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको तीनों बता देता हूँ। सबसे पहले आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें जो है कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो इसमें जो है सिंधी भाषा जोड़ी गई, ठीक है ना। तो 14 भाषाएं थी, आपका ये भाषा जुड़ी तो कितनी भाषाएं हो गई? 15 भाषा हो गई। उसके बाद आपका 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में और इसमें जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, कोकड़ी और मणिपुरी, ठीक है। तो ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। अब इसमें 3 भाषाएं और जुड़ के कितनी हो गई? 15 3 आपका 18 हो गया, ठीक है। और उसके बाद अभी आपको बताया गया कि लास्ट में जो है आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन में। और वो कौन कौन सी भाषाएं थी? डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। ये आपका 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है ना, 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो इस तरह से कुल भाषाओं की संख्या कितनी होगी? 18 4 22, ठीक। अब देखिए यहाँ पर उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो द्वितीय राजभाषा उत्तराखंड में है संस्कृत, ठीक है। जबकि अगर आपसे उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा पूछा जाए तो 1989 में जो है उर्दू को, ठीक है ना, उर्दू को जो है यहाँ पर द्वितीय राजभाषा के रूप में जो है दर्जा दिया गया है, ठीक। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा आपकी संस्कृत है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? तो तिरुपति, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थित है। अब यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट चार्ट दिया गया है जो आपके शास्त्रीय भाषाओं के बारे में बताता है, ठीक है ना। वर्तमान में जो है भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो अगर आपसे शास्त्रीय भाषा पूछा जाएगा तो 6 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा जो है इनका दर्जा प्राप्त हुआ है।
तो सबसे पहले जो है तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था 2004 में, और जो सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है वो ओडिया भाषा को प्राप्त हुआ कब, 2014 में। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है ना, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़ और ओडिया। ठीक, तो सबसे पुरानी जो सबसे पहले जो है बनाई गई थी आपकी शास्त्रीय भाषा तमिल थी, और जो सबसे नवीनतम बनाई गई है शास्त्रीय भाषा वो आपकी ओडिया है। अब देखिए यहाँ पर वही दिया गया है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, जो मैंने अभी बताया 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। इसी के साथ संख्या कितनी हो गई, 22 हो गई थी। ठीक है ना, तो ये संविधान जो संशोधन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। अब यहाँ पे जो है दिया गया है इनके अनुच्छेद के विषय में। तो अनुच्छेद के विषय में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है संघ की राजभाषा किस में दिया गया है, 343 में। इसके अलावा जो आपसे पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है कि आपका आयोग, ठीक है, राजभाषा आयोग के बारे में। तो राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344 में है। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के बारे में दिया गया है। और अगला 345 में दिया गया है राज्य की राजभाषा और राजभाषा, यानी कि राज्य जो है अपना राजभाषा अपने विधानमंडल के द्वारा खुद निर्धारित कर सकता है। ठीक, इसीलिए देखो अलग अलग राजभाषाएं एक से अधिक राजभाषा भी रख सकती हैं, ये भी कहा गया है। ठीक है ना, और 346 47 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए आप। राज्य, एक राज्य दूसरे राज्य से किस भाषा में बात करेगा वो उसकी बात की गई है। राज्य केंद्र से किस भाषा में बात की जाए करेगा उसकी बात की गई है। ठीक है ना, एक समूह द्वारा बोले जाने वाली भाषा का संबंधित प्रावधान 347 में किया गया। आप 344 343 आप जरूर याद रखना। ठीक है ना, इसके अलावा जो है ये 348 में जो है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है वहाँ पे कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, तो इसके लिए जो है इंग्लिश भाषा का प्रावधान किया गया है, ये याद रखना। ठीक, इंग्लिश भाषा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है। इसके अलावा जो भी आपके अधिनियम या फिर विधेयक आएंगे, ठीक है, जो भी अधिनियम या फिर विधेयक आएंगे, जो आपका राष्ट्रपति आपका अध्यादेश जारी करता है वो भी आपका इंग्लिश में आएगा। जो संसद में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं वो सब भी इंग्लिश में आएंगे, वो सब इसमें बताया गया है। ठीक है, अब देखिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आपने देखा मातृभाषा में शिक्षण का अधिकार किस में था, अनुच्छेद 350 का में था। और विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति 350 बी में दिया गया है। और हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं केंद्र को कि हिंदी भाषा के बढ़ाने के लिए जो है केंद्र कार्य करेगा, तो वो अनुच्छेद 351 में कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई, तो ये आपको अंतर याद रखना है। अभी आपने देखा था कि राजभाषा आयोग, ठीक है, राजभाषा आयोग की कब गठित किया गया था, तो 1955 में किया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर थे। ठीक है, लेकिन अगर आपका राजभाषा समिति की बात की जाएगी तो राजभाषा समिति में 30 जो है आपके कुल सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 आपके लोकसभा से और 10 आपके राज्यसभा से होते हैं। ठीक है ना, ये आप राजभाषा समिति की बात हो रही है, ये समिति आपका अलग है। आयोग में कितने थे, एक अध्यक्ष था और 22 भाषाओं के जानकार जो लोग थे वो इसके सदस्य थे। ठीक है ना, ये आपके राजभाषा आयोग था, और ये राजभाषा समिति है। राजभाषा समिति क्या करती है, राजभाषा समिति जो आपका राजभाषा आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उस रिपोर्ट का ये अध्ययन करती है, और इसके बाद इसके जो है सुझावों को लागू कराने के लिए संसद में जो है ये रखती है कौन, राजभाषा समिति। ठीक है, ये इसने जो रिपोर्ट दी आयोग ने उसका ये अध्ययन करेगी, उसके बाद इस पर बहस कराएगी, कहाँ पर, संसद में। ठीक है ना, ये समिति का कार्य है। तो 1957 में जो है आपका प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति बनी थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जो आपकी राजभाषा समिति थी इसके अध्यक्ष थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है ना, और इसके कौन थे, तो इसके थे आपके बीजी खेर। ठीक है, तो इसके आपके जो आपका आयोग था, आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर थे, 1955 में बनी थी। और इसके बाद 1957 में जो है इसका अध्ययन करने के लिए बनती है राजभाषा संयुक्त समिति, पंडित गोविंद वल्लभ पंत इसके अध्यक्ष थे। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार से हो सकता है, तो राजभाषा संबंधी अगर कोई भी संशोधन करना है तो उसके लिए आपका विशेष बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत से जो है वो आपका पारित होना चाहिए। ठीक है ना, साधारण बहुमत नहीं है, विशेष बहुमत से आपका 2/3 बहुमत से आपका पारित होना चाहिए, तभी जो है उसमें संशोधन किया जा सकता है। अब यहाँ पे अभी आपको सिंधी भाषा के बारे में बताया था मैंने, सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1967 में। ठीक है,
21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके बाद जो है आपको बताया गया कि 71वां संविधान संशोधन हुआ था। 71वें संविधान संशोधन में आपका नेपाली, कोंकणी और मणिपुर को जोड़ा गया था और 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। फिर आपको 2003 में जो बताया गया था कि 2003 में आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई। तो देखिए तीनों जो संशोधन हुए हैं भाषा संबंधी, तीनों आपको यहीं पे मिल गए इसी पॉइंट पे। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी सर्वाधिक दूसरी जो है बोली जाने वाली भाषा है? तो सर्वाधिक दूसरी जो बोली जाने वाली भाषा, सबसे अधिक आपकी हिंदी बोली जाएगी। उसके बाद आपके दूसरे नंबर पे कौन है? तो आपका बंगाली भाषा है जो दूसरे नंबर पे सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे राजभाषा से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, समिति और आयोग इन सब के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अगर यहाँ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।